मेरा गांव मेरी पहचान सरेंधी में आपका स्वागत है। मैं हूं आर.के. शर्मा। आज हम जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक इंटरव्यू प्लान किया था और पहले भी मैंने कई बार डाला है। आज मैंने फिर से रिपीट किया है कि हम लोग जो गांव के प्रधान प्रत्याशी हैं या फिर कई सारे अलग अलग पोस्ट के लिए जो लोग खड़े हुए हैं, तो उनके लिए हम क्या है इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं। तो इस इंटरव्यू को प्लान करने के लिए मेरे पास सबसे पहले एक प्रधान प्रत्याशी हैं, उनका कॉल आया था। आज हम उनके घर पे बैठे हुए हैं और पवन परमार, इंजीनियर पवन परमार जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये हमारे लिए और हमारे गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो उनका प्रत्याशी है आज उनके सामने वो बैठा हुआ है और वो लाइव उनसे कुछ पूछना चाहें, कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ चाहते हैं। तो अभी आपको 8 लोगों ने लाइक किया है, तो अभी लाइक और शेयर आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो प्रधान प्रत्याशी हैं, भविष्य के होने वाले प्रधान जो हैं हमारे गाँव में लगभग 6 कैंडिडेट्स हैं। तो उन कैंडिडेट्स में से आज हम हैं इस समय इंजीनियर पवन परमार जी के पास। तो इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और बात करेंगे कि आगे इनके दिमाग में क्या चल रहा है। और इस समय बहुत बिजी भी हैं और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपका कि आपने इतना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला है। मैं भी आपके और आपके माध्यम से चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का और मेरे गांव के सभी वासियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म आपने दिया और अपनी बातों को सभी के सामने रखने का एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म देके मुझे आपने सौभाग्य प्राप्त किया। इस चीज़ का मैं सभी के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल। और हमारे सभी लोग जो दर्शक देख रहे हैं इस समय 16 लोग जुड़ चुके हैं और अभी तक कमेंट्स किसी का नहीं आया या कोई क्वेश्चन कोई पूछेगा तो वो क्वेश्चन मैं आपके भावी प्रत्याशी के सामने रखूँगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि जितने भी 6 प्रत्याशी हैं प्रधान पद के और उसके अलावा जो बीडीसी सदस्य के लिए खड़े हुए हैं ना, उनके हम इंटरव्यू प्लान करेंगे आगे चल करके। तो अगर आप चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे इस मेरा गांव मेरी पहचान सरेंधी के पेज पर डला हुआ है। अगर नहीं है तो फिर भी आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए 9027396283। तो पवन जी, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा जो शायद हमारे गाँव के लोग भी इस बात को सोच रहे होंगे कि कहाँ इंजीनियरिंग और फिर से पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल, आपके द्वारा जो पूछा गया जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे लगभग कई लोगों ने मुझे पूछा। आप कैमरे को फोकस बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कई लोगों ने मुझे पूछा कि आपने अच्छी वाली इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करने के बाद में आप राजनीति में क्यों आई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि मेरा इंजीनियरिंग करने के बाद राजनीति में आना एक कोई बड़ा मतलब मुद्दा नहीं है, क्योंकि कई लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं वो राजनीति में आ रहे हैं भले काम करने के लिए। और उसके बावजूद मैंने इस गांव में पढ़ाई करी है। मैं 8th क्लास तक इस गांव में स्टडी करके उसके बाद मैं भरतपुर में स्टडी की, वो उसके बाद जयपुर, उसके बाद जॉब, कई जगह घूमा। लेकिन उसके बाद मुझे अपने गांव में जब मैं लौट के आता हूँ, इतना बड़ा गांव होने के बावजूद मेरे गांव की जो पहचान है वो एक छोटे स्तर पर दिखाई जाती है, जो कि मुझे कई जगह मुझे उस चीज़ को लेकर शर्मिंदा होना पड़ता है। और गांव की रही बात, तो गांव मेरा पहले से बहुत नाम है, सब कुछ है, लेकिन गांव के विकास की बात करें तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। मैं पुरानी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मैं आगे 5 साल में क्या होने वाला है मैं उनकी बातें करने की ज़्यादा कोशिश करूंगा। तो मेरा यही एक फ्यूचर जो है वो किसी ने नहीं देखा और भविष्य में क्या होता है, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं कि आखिरी गेंद जब तक नहीं फेंक जाती तब तक मैच का परिणाम नहीं निकलता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भविष्य अभी किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर सिर्फ एक प्रश्न अपने गाँव वासियों की तरफ से रखना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग छोड़ेंगे या फिर नहीं। मैं देखिए, अपना जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन कोई नहीं छोड़ता है। इंजीनियरिंग मैंने करी, एक पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने अपनी जॉब भी कंटिन्यू करी, स्टडी भी अभी कंटिन्यू करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने स्टडी भी अपनी छोड़ी हो, मैं आगे और भी अपनी डिग्री लेना चाहूँगा। और उसके बाद मैं राजनीति में आने के लिए मुझे एक तो गांव के लोगों को मैं जब देखता हूँ, बातें करते हुए देखता हूँ, कई जगह बातें होती हैं कि पढ़ा लिखा लड़का है, पता नहीं क्या करेगा, कुछ करेगा भी नहीं करेगा, क्या पता जॉब करने के लिए बाहर ना भाग जाए। ये सारी बातें भी मेरे सामने आई हैं। लेकिन मैं सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी टाइम से,
जॉब बाहर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मन और अंतरात्मा है, जो मैं गांव के लिए जहां भी जितना कर सकता हूं मैं गांव के लिए उतना मैंने कोशिश करी और किया है। और जो मेरे परिवार को भी जानते हैं, परिवार भी इस टाइप का नहीं है, जितना मदद कर सकते हैं सबकी करते हैं। और बस यही। चलिए आगे हम और भी कई सारी ढेर सारी आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि मैंने आपका फेसबुक पेज भी देखा है और उस पेज पे मैंने बहुत सारा रिसर्च किया आपके बारे में, बहुत सारा होमवर्क करके आया हूँ मैं, आप ये मत सोचना जी सर। तो मैंने वहां से जब देखा है तो वहां से लगभग सितंबर 2020 से आपने ऐसा शुरू किया था कि आपको शायद गांव के बारे में कुछ शुरू किया जी। तो जब ये परसीमन का निर्धारण हो रहा था जी, और उस परसीमन के निर्धारण में अप एंड डाउन और फ्लक्चुएशंस आ रहे थे जी, कि कभी ऐसा लग रहा था कि शायद जनरल की सीट जी 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 जी, और जनरल की सीट के बाद में फिर एकदम ऐसे टर्न आया कि ओबीसी की सीट आ गई। जी बिल्कुल, ओबीसी के लोग इस समय मैदान में आ गए जी जी जी, और फिर एकदम से फिर टर्न आया जी। तो इस समय आपके दिमाग में क्या? देखिए, मैं अपना जो मूड था राजनीति में आने का लगभग 1-2 साल पहले मैं बना चुका था। जब मैं बेंगलोर मैंने स्टार्टिंग जॉब करी, उसके बाद जब मैं गांव में लौटा, उसके बाद स्टार्टिंग में एक्चुअली हमारे दौज का प्रोग्राम होता है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है होली पे। तो वहाँ पे कई लोग जो वक्ता हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो वहाँ पे जब मैं उन लोगों को सुनता था तो लेकिन गाँव की बातें करने में लोग ना अभी हिचकिचाते हैं। अब शायद पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं, उसका एक अलग ही रीज़न होगा उनका, लेकिन उन बातों को हिचकिचाने का ये नहीं है कि कोई जब बात आप रख सकते हो किसी के सामने तो रखनी चाहिए। उस टाइम पे मैं इतना ना तो अपने कहना चाहूँ कि मैं इतना अपना वजूद नहीं था या मेरा जो भी था मैं नहीं बोल सकता था, लेकिन जब मेरी जॉब लगी, जब मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तब से मैं गांव के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। जब ये अप्स एंड डाउन आए अपने इसको रिजर्वेशन को लेके, तो मैं मूड बना चुका था। मैंने कहा यदि जनरल की सीट आएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, यदि बीसी की सीट आती है तो किसी अच्छे कैंडिडेट को लाके मैं उसके समर्थन में आऊँगा। और उसके अलावा जो मेरे जो नेक्स्ट 5 ईयर है मैं उनमें और मेहनत करके अगले अपने 5 साल के बाद जो जनरल जो भी मेरी सीट आती है उस पर मैं चुनाव लड़ूंगा। मतलब रास्ता मेरा क्लियर था कि मुझे राजनीति में आना है। मतलब एवरीथिंग वाज प्री प्लान। बिल्कुल बिल्कुल प्री प्लान था। अगर सीट आती है तो बिल्कुल, ठीक है, नहीं आती तो किसी दूसरे कैंडिडेट को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ये तो था हमारे परसीमन के बाद में सेटअप आपका स्टार्ट हुआ है, कैसे हुआ है ये सब आपने बता दिया। परसीमन के बाद में एक तो हम अपने गांव की बात करें तो इसमें 3-4 और आसपास के गांव आते हैं। जी जी जी, जैसे नगला हंसराज आता है जी, और आपका लाले का नगला आता है, एक पाडरकी का नगला आता है, और अपना गांव भी काफी बड़ा है। बिल्कुल। तो ये सब कैसे इस समय मैनेज कर रहे हैं आप? पूरी तैयारी क्या चल रही है? बिल्कुल, मैं इन नगलों पे भी करीबन लास्ट ईयर से ही मैं स्टार्ट कर दिया था। जो राष्ट्रीय विकास संघ है मैं उससे एक जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनसे अभी जिला मंत्री का पद मेरे पास है उनके साथ से। अच्छा, जो कमलेंद्र तोमर जी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी हमने एक इंटरव्यू डाला है कमलेंद्र तोमर जी के साथ में, चुनावी चर्चा, तो जस्ट अभी पहले ही डाला है, तो उसको भी देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत अच्छा इंटरव्यू है, उनके साथ में हमारी बातचीत, चुनावी चर्चा जस्ट थोड़ी देर पहले ही अभी डाला है। तो उनके साथ मिलके मैंने अपने जो नगला हैं उन पे भी जाके मैंने उनकी लोगों की प्रॉब्लम को जाना, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपने 21 सूत्रीय विवेचना जो दी है, मैंने निर्देशिका जो प्रस्तुत की है, अपने जो अपना घोषणा पत्र मैंने जो जारी किया है उसमें उन नगलाओं की भी समस्याओं को मैंने उनमें रखा है। बाकी मैं काम 1 साल से गांव के भले के लिए करते आ रहा हूं, लेकिन एक ये है या तो आप दिखा दो सबको कि मैंने ये काम किया है, वो एक बात अलग है, लेकिन मैंने एक नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि जो काम भले के लिए कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो, उसको नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि जमाना कुछ और है, आजकल अपना सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैंने उस माध्यम को भी जो दिखता है वो बिकता है, तो वो माध्यम भी मैंने अभी अपनाया कुछ टाइम से। जैसे कि अपनी हॉस्पिटल की समस्या थी तो उसको मैंने और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमलेंद्र जी ने दोनों ने मिलके उसका इंस्पेक्शन करवाया, और उसके बाद डीएम साहबा एडीएम साहब को दोनों को जाके लिखित में शिकायत दी, और उसका भी देखो परिणाम बहुत जल्दी वहां से उन्होंने लेटर जारी किया, और हो सकता है कि 1 से 2 महीने के अंदर वहां पे स्टाफ की पूर्ण उसकी स्थिति दी जाए प्रॉपर तरीके से। चलिए, तो इसका अर्थ ये है कि आपने शुरुआत कर दी है। जी बिल्कुल। अभी प्रधान के पद पर देखिए, ये तो भविष्य बताएगा। जी जी जी, क्योंकि एक से बढ़कर एक मैदान में है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी से कम नहीं है। इस समय प्रचार के माध्यम में भी हम यही कहना चाहेंगे कि चुनो वही जो हो सही। आपको जो लगता है उसे चुनिए। मेरा गांव मेरी पहचान सरेंदी किसी भी प्रत्याशी को प्रमोट नहीं करता। हमने आपको पहले भी कहा है कि आपको जो लगता है कि आपके लिए ये कैंडिडेट बिल्कुल सही है, चाहे वो 5 कैंडिडेट और हैं और 6वें कैंडिडेट हमारे बगल में बैठे हैं इंजीनियर पवन परमार, तो आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है। अभी हम बहुत बात करने वाले हैं कि
हमारे गांव की जनता जो है, बहुत बड़ा गांव है हमारा, जी। बहुत छोटा सा नहीं है। जी जी मैं आपके कुछ आंकड़े लेकर के आया हूँ आपके लिए कि जी। 2015 में जब इलेक्शन हुआ जी। था, उस समय हमारे गांव की वोटिंग थी 8004। बिल्कुल सर। और ये 8004 की जो वोटिंग है, इसमें से जो वोट डले थे वो 4591, जी यानी कि अप्रोक्सीमेटली वी टॉक अबाउट द परसेंटेज, जी, तो जी, दैट जी। इज ओनली द जी 57%। जी तो ये 57% का जो वोट है, जी इसको इंक्रीज करने के लिए क्या आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है इस बिल्कुल समय? बिल्कुल करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने कई सारे वोटरों से जब बात करी तो कई का पता चलता है कि वो बाहर जॉब कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, या फिर जो लोग घर में हैं तो वो कई लोग क्या है कि वोट देने नहीं जा पाते हैं शाम को देखते हुए, या फिर ऐसे लगता है कि गर्मी का जैसे टाइम है तो गर्मी में जैसे वोटिंग है तो कई लोग क्या है कि धूप से भी इस समय थोड़ा खेतों पे भी सा काम थोड़ा सा होता है। खेतों पे भी काम है, और कि फसल का टाइम है तो लोगों के पास टाइम भी नहीं है। जैसा कि इस बार के चुनाव प्रचार में मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग भीड़ लेके नहीं चल रहे हैं साथ में, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों के पास फिलहाल टाइम नहीं है। लेकिन लोग जो हैं, अपने वोटर जो हैं, मन बना चुके हैं किस प्रत्याशी को उन्हें जिताना है, किसको नहीं जिताना है, तो सब मन बना चुके हैं। बाकी प्रचार में भीड़ नहीं है, और मैं जानता हूं कि इस बार जो अपनी जनसंख्या अपने जो गांव की जितनी भी है, हर घर में से एक ना एक शिक्षित है, और उसके अलावा जिस घर में शिक्षित है वो अपने घर वालों को जागरूक कर रहा है। बाकी समझाया जा रहा है कि इस बार वोट दो, क्योंकि एक वोट की कीमत इतनी है कि आप एक वोट से अपने मनपसंद कैंडिडेट को जिता सकते हो, अपने मनपसंद जो वादे जो आपसे करवाए हैं उनको पूरा करा सकते हो। यही सारी बातें। बिल्कुल 57% का जो मतदान प्रतिशत रहा था जी 2015 में जी और उस समय प्रत्याशी थे 15 जी बिल्कुल और इस बार हैं केवल 6। जी तो 15 और 6 यानी कि 50% से भी कम रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम प्रत्याशी होते हैं मैदान में तब ज्यादा लोगों के पास में चॉइसेस नहीं होती हैं। जी 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 लेकिन जब ज्यादा प्रत्याशी मैदान में होते हैं तब लोगों के पास अधिक चॉइसेस जी, होती हैं जी। कि कौन सा अच्छा है। बिल्कुल जब हम मार्केट में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, अगर किसी दुकान पर कोई एक चीज है उसके जी। पास वही अवेलेबल जी। है तो वो कहता है कि सर यही है। जी लेकिन हमारे प्रत्याशी जो हैं इस समय 6 हैं, जी तो 6 प्रत्याशियों की जो चॉइसेस हैं, जी उस चॉइसेस में जो वोटर है वो क्यों अब की बार पवन परमार कहे? उसके लिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बारे में लोग जानें। जो लोग नहीं जानते मैं उनको अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। मैं इंजीनियर पवन परमार, सुपुत्र श्री गीतम सिंह, बाबा का नाम लल्लू सिंह, जो बड़ी पार्टी जो मेरा मोहल्ला है मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो स्टडी है मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। बाकी मैंने 4 से 5 स्टेट में काम किया है। मैं जॉब करता हूँ। मेरा खुद का फिलहाल काम है कंस्ट्रक्शन के नाम से, एकेएम इन्फ्राटेक मेरी खुद की कंपनी है। मैं उसके माध्यम से नक्शे जो मकान के हैं उनको बनाता हूँ। बाकी दूसरी चीज़, जब आप पढ़ा लिखा कैंडिडेट यदि आप चुनते हो तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपकी जो योजनाएं हैं सरकारी, उनको आपके माध्यम से पहुंचाएगा। एक सरपंच मात्र ऐसा प्रतिनिधि होता है, यदि वो ईमानदारी से काम करे तो गांव के हर व्यक्ति को लाभ दिला सकता है। लेकिन वो जब ही संभव है जब एक शिक्षित होगा, अनुभव होगा। रही बात, मुझसे कई लोग बोलते हैं कि आपको अनुभव नहीं है, आप एक नए हो। हाँ, अनुभव तो, और युवा के हाँ, बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता बिल्कुल है कि बिल्कुल युवा को चुने या अनुभव को बिल्कुल। चुने। तो मैं उनको अवगत कराना चाहूंगा अपने बारे में कि जैसे एक लीडरशिप की बात आती है, एक जब कोई प्रतिनिधि की बात आती है तो लीडरशिप के लिए मैं बताना चाहूँ कि मुझे हालांकि इस चीज़ में अनुभव यदि आप बोलते हो तो मैं उस चीज़ को एग्री करता हूँ कि मुझे राजनीति का इतना अनुभव नहीं है। लेकिन मुझे कॉलेज टाइम की राजनीति का थोड़ा सा मैंने अनुभव लिया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैं लगातार कॉलेज प्रेसिडेंट रहा। मैंने कॉलेज की जो बातों को सभी के सामने रखा। बाकी यदि कोई वहाँ से भी कोई समस्या आई, मैंने उनको बातों को सामने रखा। गांव में कोई भी समस्या आती है मैं उनको सबसे पहले आगे रखता हूँ। यदि मुझे लगता है कि ये चीज़ कमी है, यदि मेरे द्वार पे या मैं किसी के द्वार पर जाता हूँ, यदि मुझे कहता है कि बेटा ये काम ऐसे कर लो, तो मैंने वो काम किया है। तो यही मेरा जरिया है। बाकी वोटरों से यही अपील करूंगा, शिक्षित चुने, अच्छा चुने और बढ़िया सुने। एक प्रश्न है, हमारे एक जी। दर्शक हैं जिनका नाम है रोहित सिंह जी एक क्वेश्चन है कि मार्केट में शौचालय की जगह नहीं है, जी तो क्या कुछ ऐसा प्लान आएगा आगे चल करके? जी। अगर कुछ फ्यूचर में जी, जी, ऐसा इन द फेवर ऑफ यू होता बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, आजकल तो बीजेपी सरकार ने, सबने इतनी अच्छी योजनाएं चला रखी हैं कि शौचालय हर घर में होना चाहिए, योजनाएं सब जगह बढ़नी चाहिए। तो यही माध्यम है मेरा बोलने का, यही रीजन है कि जब पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो वो उन चीज़ों को जानता है। जब आप किसी अनपढ़ को चुनोगे, यदि किसी वैसे को यदि आप चुनते हो, तो उसमें क्या है कि जब उसको शौचालय के यूज़ करना ही नहीं पता तो वो शौचालय बनवाएगा कैसे। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जिस इंसान को जिस चीज़ की नॉलेज होगी वो इंसान उससे अच्छा करने की कोशिश करेगा, ना कि कम। बिल्कुल।
अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान मोड़ता हूँ। जी। मैं दर्शकों को पहले बता दूं कि ये एक पत्र आपको मिला होगा शायद प्रचार में। जी जी आपने बिल्कुल लोगों को बिल्कुल, दिए हर हैं। घर में मैंने पहुंचाया है। तो मैं एक होमवर्क इस पे भी करके आया हूँ और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस मैं करूंगा क्योंकि कैमरा चल रहा है। जी जी बिल्कुल। और कैमरा चल रहा है तो पूरा गांव देख रहा है। बिल्कुल, गांव देख बिल्कुल। रहा है क्या, बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो हमारे गांव से जुड़े हुए हैं, इस पेज से जुड़े हुए हैं, मेरा गांव मेरी पहचान सरेंदी से जुड़े हुए हैं, वो सब इस समय देख रहे हैं जी कि जो प्रत्याशी इस समय कैमरे पर बोल रहा है क्या वो कुछ ग्राउंड पर होगा। तो मैं यहाँ पर आपको जी। बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है, सभी जाति एवं धर्म के भाइयों से इंसानियत के साथ मेल मिलाप की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी इसके चाहिए। द्वारा क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके द्वारा ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि कई गांव में क्या है कि चर्चा हो जाती है अपने में ही और नगला उपजेश चर्चा होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई SC ST या किसी अदर कास्ट का है तो उसको क्या है कि लोग SC ST अदर कास्ट की तरह ही मतलब इग्नोर मतलब ध्यान देते हैं उस पर इतना ज्यादा प्रॉपर। वो ट्रेडिशनल जो पुराना चल रहा है वो अभी भी चलता आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल जो युवा वर्ग है वो आजकल पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, सब तरीके के लोग हैं। हाँ, जो पुराना जो है, जो अपने बुजुर्ग लोग हैं, उनके टाइम की एक बात अलग थी, अब के टाइम एक अलग है। तो सभी के साथ मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए, सभी को बराबर मौका देना चाहिए। यदि कोई बात आती है किसी के साथ बैठने उठने की तो बैठना उठना चाहिए। बाकी मान सम्मान एक अलग चीज है, जितना मान सम्मान नीची कास्ट को दोगे उतना मान सम्मान आपको मिलेगा। यदि आप उसके ऊपर हावी होगे तो वो आपकी डर दिखा के आप इज्जत ले सकते हो, लेकिन जो मन के अंदर जो आपने उसकी छवि बना रखी है उससे आप खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं जी। और जो मैं मेन कुछ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले मैं इसके बारे इस पत्र के बारे में एक हल्की सी चीज अच्छा, बताना बिल्कुल, चाहूंगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि मैंने ये पत्र बड़ा सोच समझ के बनाया। मुझे कई इसमें पॉइंट ऐसे लगे कि जो मुझे नहीं लिखने चाहिए, लेकिन मैंने वो लिखे क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी जो कमियां हैं, हर घर में जो औरत है जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो बैसी है बेचारी, उनको भी यदि आप इस को जो बच्चों को हालांकि मैंने घर में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, मैंने उनको दिया। मैंने इसलिए दिया क्योंकि उनको द्वारा जो घर में माता बहनें हैं उनको पढ़ के सुनाएंगी, वो उनको बताया जाएगा कि इस पत्र में क्या है। इस पत्र में ऐसी चीजें हैं कि सभी यदि आप पढ़ोगे समझोगे, मैं अपने लिए अकेले के लिए वोट नहीं मांग रहा, मैं सारे प्रत्याशियों की तरफ से कहना चाहूंगा। मैंने इस पत्र में लिखा भी है कि आप अपना प्रधान प्रतिनिधि ऐसा चुने कि जो इन 21 सूत्रीय जो विवेचना जो निर्देशिका प्रस्तुत करी है इन सबको माने। क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से जी। मैं क्या है पहले से ही जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बहुत, आपको भी मैंने देखा है बिल्कुल खेलते सर, हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अगर बात करूं तो हमारे गांव से आज तक जी शायद मेरी नजर में जी कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी नहीं निकला है जी जो स्पोर्ट्स में बढ़ करके निकला हो। जी जी उसका सबसे मेन कारण है कि हमारे गांव में कहीं मैदान नहीं है। बिल्कुल नहीं तो है। हमारे जो गांव के भविष्य हैं, बहुत नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे जो बड़े लोग थे उन्होंने जहां जहां पहले खेले, जैसे बंजर में जाते थे वहां पे भी पट्टे कट गए, काला खौर है, हाँ, बंजर है, पहले बहुत जाते सारी थे, जगह। इधर एक पोखर थी उसकी जी, तरफ जी, जाते थे, जी। वहां भी खत्म हो गया सारा, जी, जी, जी। कंस्ट्रक्शन हो गया जी, है। जी। फिर एक डांडे के हार में एक ग्राउंड था, बिल्कुल। वहां पर एक विवाद चल रहा था, वो भी सॉल्व आउट हो जी, गया, जी। तो बच्चों ने वहां भी खेलना बंद कर दिया। और जब मेरे कुछ साथी थे, हम लोग खेलने जाते थे तो अस्पताल की तरफ एक छोटा सा हमने जी। ग्राउंड बनाया था, तैयार किया जी। था, तो अब वहां भी बिल्डिंग बन गई है। एक हार के मंदिर पे भी कभी खेले थे जी, मैंने, जी, जहां जी। तक मुझे याद है, जी। तो वहां भी अब जगह घिर गई है। जी। तो क्या प्रायोरिटी रहेगी खेल का मैदान के लिए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं क्रिकेट थोड़ा बहुत खेला भी हूँ और उसके अलावा जो मैं युवाओं के साथ रहा भी हूँ शुरुआत से, तो मुझे क्या है कि उनकी जो पीड़ा है बहुत अंदर से मुझे दुखता है। मैं देखता हूँ कि मेरे लड़के जो गांव के जितने भी जो मेरे भाई हैं वो सब लोग सुबह मॉर्निंग में जग के रोड पर दौड़ लगाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये हाईवे हमारा इतना खतरनाक बना हुआ है इस टाइम पे, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। मेरी ये समझ नहीं आता कि जब ये हाईवे निकला तो उस टाइम पे हमारे गांव के जितने भी प्रतिनिधि जो पुराने टाइम से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, हालांकि मैं 1 साल से था, तो उन्होंने किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि हमारे यहाँ पे जो हाईवे बना तो इस जगह और बाकी जितने भी रास्ते में जो गांव पड़ते हैं धौलपुर टू भरतपुर, तो उन सब जगह पे आरसीसी का जो प्रावधान किया गया, जो कि बड़े निंदनीय बातें हैं कि हमारा इतना गांव होने के बावजूद, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारा गांव से रोड निकल गया और वहां पे सिंपल सी रोड निकाल दी, ना कोई आरसीसी वर्क है, ना कोई मार्किंग है कि यहाँ पे धीरे चलें वो चलें। तो बड़ी खेल के मैदान की बात कर तो रहा था। उसी के लिए मैं बता रहा था, उसके लिए थोड़ा मैंने बेस इसलिए बनाया बिकॉज मैं सुबह जब लड़कों को देखता हूँ दौड़ते हुए रोड पे, तो वो उस पर मॉर्निंग में दौड़ते हैं, जो कि मॉर्निंग वॉक जो करते हैं, या फिर जो आर्मी की तैयारी जो लड़के कर रहे हैं जो उस पर दौड़ते हैं, जो कि बहुत ही रिस्की है, बहुत ही खतरनाक है। तो उसके लिए मेरे दिन में एक दिन ख्याल आया, मैंने कहा जब इतना बड़ा ग्राउंड मतलब गांव होने के बावजूद एक ग्राउंड नहीं है। छोटी सी बात बता दूं कि भरतपुर के पास में एक डीग शहर है। जी जी बिल्कुल। वहां पर सुबह 5:30 बजे जो बच्चे
आर्मी की तैयारी कर जी। रहे थे, उन बच्चों के ऊपर से एक गाड़ी रौंदती हुई चली जी, गई और जी, लगभग जी। वहां पर 8-10 लोगों की मौत हो गई। जी, बिल्कुल। और वो बच्चे तैयारी कर रहे थे आर्मी की। जी। तो क्या हमारे गांव में एक ग्राउंड हो सकता है? बिल्कुल हो अगर सकता है। इंजीनियर पवन परमार प्रधानमंत्री तो? बिल्कुल हो सकता है, और ये प्रावधान है। यदि सरपंच यदि चाहे गांव का, यदि गांव का प्रधान प्रतिनिधि चाहता है, यदि उसके यहाँ ग्राउंड होना चाहिए, तो क्योंकि आप देखिए छोटे छोटा गांव देखिए, यहाँ पर खेरागढ़ के पास में 1-2 गांव हैं जो कि बहुत छोटा सा गांव है, वहां पर भी ग्राउंड की व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है अपने गांव के पास जगह नहीं है, गांव के पास इतनी जगह है सरकारी, यदि उसका अच्छे से यूज किया जाए, यूटिलाइज नहीं हो रही है। उन जगहों को देखा जाए तो जगह इतनी निकलेगी, एक ग्राउंड की नहीं, मैं 3-4 ग्राउंड की बात कर सकता हूँ। मतलब वो बस वो जगह वैसी बंजर पड़ी हुई है, खेतों में जोत रखी है, जो भी है वो जो अपने गांव की जो अलग व्यवस्था है। लेकिन ये जब ही संभव है जब एक अच्छा प्रतिनिधि आपके सामने आए। बिल्कुल। देखिए और कुछ चीजें हैं। एक तो अगर हम गांव में आज भी निकलते हैं ना, जी। तो होली के टाइम पर मैंने देखा था जी, जी। कि कुछ चौराहे या फिर तिराहे गलियों के आज भी कीचड़ से भरे हुए बिल्कुल भरे हुए हैं। तो उसके लिए मैंने जो अभी इसमें लिखा भी है कि नालियों की जो व्यवस्था है, एक्चुअली नालियों की, जैसे ये कटरा की पुलिया जो इसे बोलते हैं, सबसे ज्यादा पानी मैं तो अब इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में रहने लगा हूँ। इस पहले मेरा पुराना मकान अंदर था, तो मैं जब देखता हूँ तो इसमें मैंने कभी पानी सूखा ही नहीं देखा। उसका एक सबसे बड़ा रीजन तो एक तो नालियों की सफाई नहीं है प्रॉपर तरीके से। यदि नाली आप रूटीन से साफ करते हो, यदि आपके पास जब सफाई कर्मी है पंचायत के पास, तो वो सफाई कर्मी दिखते ही नहीं है गाँव में। यदि सफाई कर्मी आपके पास है, उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, समय समय पर नालियों की सफाई की जाए, नालियों को थोड़ा चौड़ा करके उनको प्रॉपर तरीके से स्लैब देके उनको बनाया जाए। और मैं तो ठहरा सिविल इंजीनियर, मेरा तो काम ही रोड बनाना और इनका काम है। एक बात और बताऊं कि आपको जो कन्नी मिली है वो भी जी, कंस्ट्रक्शन वो में काम बिल्कुल आती है। मेरे तो नसीब में ये It was समझो कि just looking like a coincidence था ये, कोइंसिडेंस, बिल्कुल राइट। लेकिन ये बिल्कुल सही फिट हो गया। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात और बता जी। दूं कि देखिए समय बिल्कुल बदल चुका है। जी, जी, जी। पिछले प्रधानों की बात करें तो उन्होंने अपने स्तर से खूब सारे गाँव में जी, काम कराए। जी, अलग अलग 5-5 साल के कार्य को देखें तो जैसा उनसे बना, उस सिचुएशन के हिसाब से, या जी। हो सकता है परिस्थितियां कुछ और नहीं होंगी, जी। सबने खूब काम किया जी, है। जी, तो इन आगे आने वाले 5 सालों में जी। आपसे वोटर क्या उम्मीद रखे? मुझसे वोटर सारी उम्मीदें रख सकता है, जैसे कि जो उसकी जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम है, जो एक प्रधान प्रतिनिधि कर सकता है, वो सारी उम्मीदें मुझसे रख सकता है। जो कि मैंने अपनी एक निर्देशिका जो प्रस्तुत की है, इसको वो पढ़े ध्यान से। और इसके अलावा भी यदि मुझे कोई मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे बाबा, जो भी यदि मुझे आके बोलता है कि बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कि मैं प्रधान प्रतिनिधि होने के बाद में सिर्फ अपनी चलाऊं, मैं उनमें से नहीं हूँ। क्या एक आम आदमी भी बिल्कुल इंजीनियर पवन परमार नहीं, प्रधान पवन परमार के पास आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। पवन परमार को छोड़िए, वो अपने बेटे के पास आ सकता है, भाई के पास आ सकता है। प्रधान भी, मैं ये नहीं चाहता कि सब लोग, ये होता है कि प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी, वो दिमाग में से निकाल लें। मैं जैसा अब हूँ वैसा सामने हूँ। बाकी कई लोग, एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा आपको कि मैं जब 8th क्लास के बाद मैं बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा, तो बोर्डिंग स्कूल से पढ़ने के बाद में जब मैं गाँव में आता था, तो गांव में हमारे हैं कई लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तुम बाहर पढ़ाई करते हो, लेकिन बातें जो तुम करते हो, तुम्हारी बातों से लगता नहीं है कि तुम बाहर पढ़ रहे हो। बिल्कुल एकदम गांव की लैंग्वेज में बात करते हो आप। हाँ, कनेक्टेड गांव में ही हो। तो मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने कहा, वो एक कहावत भी है कि जैसा देश वैसा भेष। मैं, हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर की भाषा में बात नहीं कर सकता या बाहर की बातों में लोगों के साथ मिलजुल के उस तरीके से रहना चाहूँ। मैं जैसा हूँ गाँव में सिर्फ वैसा ही रहूंगा, जैसे स्टार्टिंग से था, लास्ट में भी वैसा ही रहेगा। पवन परमार आपका है, अपना है। कौन कौन सी वो योजनाएं आपके दिमाग में चल रही हैं कि इफ यू आर द विनर? जी, 6 कैंडिडेट मामला बहुत बिल्कुल टफ है, बिल्कुल टफ है, बिल्कुल, और सभी जोर लगा रहे हैं। जी, जी, जी। अगर प्रधान बनते हो जी, तो कौन सी वो योजनाएं हैं सबसे पहले जो हमारे गांव के लिए मिलने वाली, सबसे, या सरेंदी पंचायत के लिए मिलने बिल्कुल वाली? सबसे पहले मैं युवा भाइयों के लिए बहुत जरूरी योजना है जो मुझे लगती है, क्योंकि जब तक युवाओं का विकास नहीं है, जब तक किसी का विकास नहीं है, सबसे मेरा जो पहला रहेगा वो रहेगा खेल ग्राउंड का। क्योंकि वो इसलिए जरूरी है, ये युवाओं के लिए नहीं, उनके माता पिताओं के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक विकास बहुत जरूरी है। बिकॉज गांव के कई लड़के जो हैं तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, और गांव के माता पिता जो बेचारे जो हैं, उनको बड़ी टेंशन लगी रहती है जब सुबह वो जग के जाते हैं रोड पर दौड़ने के लिए। तो उनकी चिंताओं को समझते हुए मैं बस यही ध्यान देना चाहूंगा उन सब की बातों पर। सबसे मेरा जो पहला काम होगा, मैं ग्राउंड के लिए, और बाकी जो ग्राउंड लेवल पर जितनी भी योजनाएं हैं जो प्रधान प्रतिनिधि के लिए आती हैं, मैं उन सारी योजनाओं को लागू करने की कोशिश करूंगा, और सबसे डोर टू डोर जोड़ने की कोशिश करूंगा।
मुझे लगता है कि हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमारे गांव का जो स्वास्थ्य एक हॉस्पिटल है, जी जी जिसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, जी जी पीएचसी, जी जी उसकी सुविधाओं को लेने के लिए वो जाते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हमारे गांव का सरकारी अस्पताल सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये सरकारी अस्पताल आमतौर पर जैसे चलता था वैसा नहीं अच्छे तरीके से चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी 2 से 3 दिन पहले मैं खुद वहां से मेडिसिन लेके आया और मुझे फर्क पड़ा है। ऐसा नहीं है कि गांव में हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर आ रहे हैं, फिलहाल फार्मासिस्ट बैठते हैं, वो इलाज कर रहे हैं, डॉक्टरों को दवाई दे रहे हैं। बाकी डॉक्टर भी टाइम टू टाइम नहीं आ पाते, उनका भी एक बहुत अच्छा और जेन्युइन रीजन है। हालांकि डॉक्टर की वहां पर कमी ऊपर से है, यहाँ विभाग वालों से नहीं है मेरी, क्योंकि उनसे मेरी अभी बात हुई। वहाँ पर जो डॉक्टर जो बैठते हैं अभी फार्मासिस्ट जो हैं, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास कई लोग आते हैं आपके गांव के और हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं बहुत गंदे तरीके से। तो कमी उनकी भी नहीं है। यदि गांव के जो लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग, वो मिलके सब लोग साथ में आके किसी दिन जाके वहां जब बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रावधान मतलब सॉल्यूशन ना निकले, लेकिन वो जब निकलेगा जब आप आगे बढ़ेंगे। तो उसकी हम शुरुआत कर चुके हैं। गांव के बुजुर्ग लोगों को टहलने के लिए क्या सरेंदी में एक पार्क मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और मेरी निगाह में 2 से 3 जगह आ भी चुकी हैं। मैं उनके बिल्कुल आ चुकी हैं। मैं उनके नाम भी आपको अभी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं गांव की जो है वो पार्क में टहल सके, बुजुर्ग लोग हैं वो वहां पर टहल सके। फिलहाल मेरे माइंड में जो 2 से 3 जगह जो आई है, मैं उनको आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली जो मेरे दिमाग में जगह बहुत अच्छी बनी हुई है, वहां पर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। प्रधान प्रतिनिधि को एक बार खड़ा होकर जो नरेगा के जो लोग हैं उनके द्वारा ही काम करा के वहाँ ग्राउंड, अच्छे से ग्राउंड की व्यवस्था हो सकती है। जो कि पहली जगह अपनी घड़ा, जिसको घड़ा बोलते हैं, गांव में सब लोग जानते हैं घड़ा कौन सी जगह है। ठाकुर जी का मंदिर है, चारों साइड से बाउंड्री है, जाटव बस्ती, ठाकुर मोहल्ला, पंडित, सारे लोग, सारी कास्ट के वहाँ पर लोग हैं। तो वो जगह बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर जगह निखर के आ सकती है। वहाँ पे वहाँ हम वो बस थोड़ी सी इनोवेशन की जरूरत है। थोड़ा सा यदि वहाँ पे हम मेहनत कर लें हल्का सा, और थोड़ा सा आपका प्रधान प्रतिनिधि साथ में खड़ा होकर वो यदि करवा दे, मैं अपनी नहीं, मैं और सभी प्रधान प्रतिनिधि जो खड़े हुए हैं, मैं उन सबसे भी बोलना चाहूंगा कि उस जगह को थोड़ा सा ध्यान में इसलिए रखा जाए क्योंकि वो जगह एक तो ठाकुर जी की है, दूसरी चीज वहां पे सारी जाति बिरादरी जो अपनी जो है कास्ट जो है वो सारे लोग हैं। उस जगह में करना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है। वहां पर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह डलवा के प्रॉपर तरीके से ग्रास वगैरह लगाई जाए, फूल पौधे और जो पत्तियों के पेड़ पौधे लगा दिए जाए, प्रॉपर तरीके से ग्रीनरी हो जाए। और आजकल तो बड़ा वो अपना वॉकिंग जो गार्डन जो बन रहे हैं, जो बड़े हाईटेक गार्डन बनाए जा रहे हैं, जो कि आप शहरों में देखोगे, छोटे शहरों में देखा है। मैं हाँ बिल्कुल जी। एक बहुत पुराना एक नाला शहर में होके निकलता जी जी जी, उसको एक इंद्रावती नदी के नाम से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और, हमारे गाँव में एक हाट लगती है जी, और मैं बचपन से देख रहा हूँ कि उस हाट के कई सारी जगह बदल गई। जी जी जी। आज भी उस हाट में सब्जी बेचने वालों के सर पे छत नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बार बार मैं राष्ट्रीय विकास संघ का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय विकास संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है फिलहाल, और उसने अभी कुछ दिन पहले ही एक लेटर जारी किया है हाट के लिए, जो कि ऊपर टीन शेड बनवाने के लिए। उसमें भी मैं माननीय कमलेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने ये काम किया। और बहुत जल्दी देखो, जितने जल्दी आपका प्रतिनिधि कोई अच्छा चुन के आता है, तो हम उसके ऊपर जो, यदि हम बनते हैं तो हम, यदि दूसरा बनता है दूसरा। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं बहुत योग्य हैं, समझदार हैं, और सबसे कहना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हाट जब लगती है तो हाट क्या है कि हमारे यहाँ 3 दिन के बाद व्यवस्था है। 3 दिन में सब्जी हम उतना ही स्टॉक कर सकते हैं, हर किसी के घर में फ्रीज नहीं है, तो 3 दिन में हम उतना स्टॉक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं है। तो इसलिए यदि छत होगी तो बारिश में भी हम आराम से अपना इजिली वहाँ पर अपनी सब्जी वब्जी लेके आ सकते हैं, और उसकी व्यवस्था बहुत जल्दी आपके यहाँ की जाएगी। पहले से हमारे गांव में विद्युत व्यवस्था बेहतर हो गई जी बिल्कुल। लेकिन जब मैं यहाँ पर कैंप में देखता हूँ, कैंप लगता है यहाँ पर बिजली के बिल भरने का जी, तो जो हमारे उपभोक्ता हैं उनकी समस्याओं का समाधान वहाँ पर नहीं हो पाता। बिल्कुल नहीं हो पाता। ये बहुत सारी ऐसी कमियां मुझे देखने को मिलती हैं वहाँ पे जी। तो वहाँ पर शायद अधिकारियों की कमी है, या फिर अधिकारियों की कमी जब तक रहेगी जब तक आपका प्रधान प्रतिनिधि सही नहीं है। मैं इस बात को बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि जितने भी आपके जब कोई प्रधान प्रतिनिधि आता है, कोई भी अधिकारी आपके यहाँ आएगा, तो सबसे पहले उसका कर्तव्य है कि वो वहां जाके मिले। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो उससे पूछे कि जगह कहाँ लगनी चाहिए, कहाँ कैंप लगना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। यदि गांव में आपके अधिकारी आ रहा है और आपसे प्रधान प्रतिनिधि से बिना पूछे स्टॉल लगा रहा है, तो उसको प्रधान प्रतिनिधि को जाके उसको बोलना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसका हुक्मराना हो जाता है, उससे क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से वो व्यवस्था करवाएगा। जब प्रधान प्रतिनिधि बैठा होगा तो अधिकारी अपनी मनमानी नहीं करेगा। प्रधान प्रतिनिधि के सामने अधिकारी एक अच्छे तरीके से अपना काम करेगा, और जितने भी लोग जो हैं जिनको योजनाएं दी जानी चाहिए प्रॉपर तरीके से, उन योजनाओं को दिलवाएगा।
मैं कई सारे छोटे गांवों को देखा है मैंने, जी। और मैं बहुत लगभग भारत में लगभग बहुत सारी जगह पे जी घूमा जी हूं। जी तो मैंने बहुत छोटे छोटे से गांवों में भी कुटीर उद्योग देखे हैं। जी। क्या हमारे गांव में कोई एक कुटीर उद्योग बिल्कुल, है? मेरी ये घोषणा उद्योग में जो पत्र मैंने दिया है इसमें एक मैंने लिखा भी है कुटीर उद्योग के लिए। एक्चुअली कुटीर उद्योग क्या है कि ये ऐसी इसको सरकारी small scale industries बिल्कुल बोलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल Manual ये labor पे अपने बिल्कुल घर पे काम ये क्या है कि प्रधान कोटे में नहीं आ पाती हैं, लेकिन इसके लिए मैंने अपने घोषणा पत्र में इसलिए लिखा क्योंकि जब पढ़े लिखे या प्रतिनिधि हो उनको तो योजनाएं वो बता आप सकते हैं। योजनाएं बता सकते हो और उनको लेके आ सकते हो। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, एक एमपी की भक्ति शर्मा अभी सरपंच हैं, एमपी बाराखेड़ा अब्दुल्ला, जो कि काफी पॉपुलर हैं। वो भी एक इंजीनियर थी, फॉरेन रिटर्न है, अभी सरपंच हैं। तो उन्होंने अपने गांव में काफी सारे कुटीर उद्योगों को अभी लेके आई हैं, जो कि वो बाहर जाती हैं, कंपनियों से बात करती हैं, और उससे एक और फायदा है, जो हमारी गृहिणी जो महिलाएं हैं, जो अदर कास्ट में भी, ऊंची कास्ट में भी, जो फ्री हैं, घर में आराम से बैठ रही हैं, उनके लिए भी मैं रोजगार की व्यवस्था। इसलिए उससे क्या होगा कि छोटा छोटा यदि काम आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ऐसा नहीं है कि गांव की औरतें काम नहीं करती, काम सारे लोग करना चाहते हैं। अब ये वो समय नहीं है कि घर की औरतें घर में दुबकी रहें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी लाज पर्दा सबका है, वो एक संस्कार है हमारे, उन संस्कारों को हमें भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई आगे बढ़ के यदि काम करना चाह रहा है तो उसको मौका देना चाहिए और सबको मिलकर करना चाहिए। बिल्कुल, आपने आज बहुत सारी हमें बातें बताई हैं, और जी। वो सारी बातें आज रिकॉर्ड भी हुई हैं। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। गांव में इस समय 30 से ज्यादा लोगों ने देखा है, जी सुना है। जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में इस समय लोगों के भी आ रही होंगी। जी। बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस समय मेरे भी दिमाग में आ रहे जी, हैं, जी, लेकिन जी। समय थोड़ा सा कम है। जी। थोड़ा सा मैं शॉर्ट एंड स्वीट्स और आपसे डिस्कस करता हूँ। जी जी हमारे गांव में जैसे देखें तो लगभग ट्रेडिशनल कुछ चीजें हैं जी 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 जो अब खत्म होती जा रही हैं। जी मैं जैसे अगर बात करूं तो आपको एक तो अचलम बाबा का दरबार है, जी जी बहुत प्रसिद्ध भी है, जी, उनकी बिल्कुल। मान्यता भी है। बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा तो जब विवाह होता है, जी, शादी होती है, तो जी। उस समय जब निकासी होती है, उस जी। समय पे वहाँ उस दरबार को पूजने जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वहां पर अव्यवस्थाएं आपको नजर आती हैं। बहुत सारी अव्यवस्था वहाँ पर नजर आती हैं। सबसे मेन चीज़ जो है, एक तो वहाँ पर जो पानी की समस्या मैंने बहुत देखी है। वहाँ पर पानी की जो नालियाँ, जो निकास की जो व्यवस्था है, वो भर जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर नहीं निकल पाता है। तो उसका जो रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पर जो नाली की यदि व्यवस्था प्रॉपर तरीके से कर दोगे तो वहाँ पर पानी नहीं भरेगा, और दूसरी चीज़ वहाँ पर आरसीसी, मैं एक्चुअली बताऊँ आपको, मेरा अचलम बाबा दरबार के जस्ट सामने मेरा पुराना मकान है, वहीं रहा हूँ मैं लगातार कंटिन्यू 25 साल। तो मैंने वहाँ की समस्याओं को बड़े गौर से देखा है। कई सारे प्रतिनिधि आए, कई सारे जिला पंचायत सदस्य आए, कई सारे हमारे सांसद विधायक आए। तो वहाँ पे सब लोग आते हैं माथा टेकने, लेकिन जीतने के बाद पता नहीं उस जगह को क्यों भूल जाते हैं, जो कि एक ब्रह्म दरबार है हमारा, गांव के जिन्होंने नींव रखी, सब कुछ है, उसके बावजूद उसको क्यों भूल जाते हैं। इसका मेरी खुद समझ इसलिए नहीं आता कि वहाँ माथा टेकने के जाते टाइम सब लोग सोचते हैं कि यहाँ कुछ विकास होना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई विकास नहीं है। पुरानी चौपालें हैं, इवन वहाँ पुरानी चौपालों पर आज तक किसी भी प्रधान प्रतिनिधि ने वहाँ पे कलर और पेंट नहीं कराया। राजा जी जो हमारे गांव के हैं, जो कि सम्मानीय, जो आपके दिमाग में उस रिनोवेशन बिल्कुल क्या आ रहा है? वहाँ रिनोवेशन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक तो वहाँ पर हम हरे पेड़ पौधे लगा आप सकते जो हैं। भी बोलेंगे इस समय बिल्कुल लोग सुन बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे सर रिक्वेस्ट की थी कि मुझे लाइव जाना है, क्योंकि लाइव जाने से क्या है कि लोगों की रियलिटी पता चलता है। मैं और प्रतिनिधियों को भी बोलना चाहूंगा कि आए सामने, सर के साथ जुड़े, लाइव जाएं और अपने जो क्वेश्चन हैं। हमने क्या है सर, अपने पेज के लिए जी। सबको बोल रखा है जी, कि- जी। लेकिन सबसे पहले आपका कॉल आया हमारे जी, पास, जी, जी। इसलिए हमने आपका इंटरव्यू जी, किया। बिल्कुल। हो सकता है इसके बाद में और लोगों का भी आए। बिल्कुल आना चाहिए सर, आना चाहिए। तो एक वहाँ तो आप क्या कराना चाहेंगे बिल्कुल, सबसे एक तो जो चौपाल जितनी भी बनी हुई है, वो क्या है कि कई जगह रिनोवेशन की वहाँ जरूरत है। वहाँ पे प्लास्टर नहीं है प्रॉपर तरीके से, जो पट्टी जो बोलते हैं, जो उसको फर्श जो बोलते हैं, वो कई जगह से उखड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही शर्मिंदा करने लायक होता है। जब दौज का जो त्योहार होता है उस दिन बड़ी सफाई से करके, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसे देखने के लिए। बहुत दूर से, लेकिन जिस इवन समय वो ये प्रोग्राम होता है उस समय आपको नहीं लगता कि बहुत सारी व्यवस्थाएं नजर आती हैं? एक तो लोगों को खड़े होने के लिए जगह नहीं, वहां पर बैठने के लिए भी प्रॉपर जगह नहीं, बच्चे देख नहीं पाते, अगर किसी छत पे से कोई हादसा हो गया तो। इस चीज के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे उसी एक मोहल्ले में। तो वहाँ अभी जैसे दौज जो अपना परिवार जो जू का जो प्रोग्राम होता है, उस दिन क्या लोग छज्जे पे बैठ जाते हैं। तो मैंने उनसे इस बार जाके कई छज्जे पे खड़े होकर मैंने खुद रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा आप ऐसा है कि छत पे खड़े हो जाइए यदि आप, लेकिन छज्जे पे मत होइए। एक्चुअली होता क्या है कि छज्जा जो है लेंटर के छज्जे नहीं है उधर उस क्षेत्र में, वहां पे क्या पट्टी के छज्जे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप जू का प्रोग्राम देखें, छत पे खड़े होकर देखें, जमीन पे खड़े होकर देखें, किसी ऊंची जगह पे संभल के, लेकिन छज्जे से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि छज्जे का कोई भरोसा नहीं है। अभी लाइव कुछ दिन पहले ही एक आपने वीडियो देखा होगा कि छज्जे से गिरने के बाद कितने लोगों की मौत हुई। तो उस चीज को कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, सब लोग उस चीज का ध्यान रखें। एक चीज और जी, हमारा जो पूरा देश है लगभग जी। 70% डिपेंड ऑन द फार्मिंग।
जी। और हमारा गांव भी जी, बिल्कुल। खेती किसानी से, हम और आप शायद सभी जी, लोग बिल्कुल, खेती किसानी बिल्कुल से सर, जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल, यानी हमारा बैकग्राउंड जो है वो खेती किसानी से है। जी। हमारे गांव के जो किसान हैं उनको बहुत सारी जो योजनाएं हैं किसानों के लिए, जी। शायद 10% ऐसे लोग होंगे जिनको मिलती होंगी। मैं आपको एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और हो सकता है कि आपको यदि कोई और चैनल यदि देखते तो उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में, शायद आपकी नॉलेज में ना हो, यदि हो तो अच्छी बात है, कि राजपाल बाबा हैं थोक में। हाँ हैं। तो उनके, हाँ, आकाशवाणी जो कलाकार हैं उनके भाई हैं, उनका मुझे नाम एक्चुअली मुझे पता नहीं क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा परिचित हूँ। तो उन्होंने क्या इस बार केसर की खेती की है अपने गांव में। अपने गांव में। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि उन्होंने केसर की खेती की और बहुत अच्छी पैदावार हुई और है। हमने सुना है केसर शायद जम्मू कश्मीर में होता है, और उन्होंने अपने गांव में खेती की और इतनी अच्छी पैदावार हुई है उनकी कि बहुत शानदार पैदावार हुई है। और उन्होंने बहुत ही अच्छे दिमाग से बाहर जाके उन्होंने कहीं से सीख के आए, उन्होंने बताया। मेरी आज उनसे बात हुई कल। मैंने ये बात कई बार समझी भी है और सोची भी है कि क्यों ना हमारे गांव की कई सारे किसान हैं जो कमर्शियल फार्मिंग, यानी अपनी एक तो सब्सटेंस फार्मिंग होती है, अपना मैनुअल लेबर करके अपना जितना कमाना उतना पूरे साल के लिए करते हैं। बट हम सोचते हैं कि जो फार्मिंग है वो दैट इज द गैम्बल ऑफ द या राइट सर। अगर मानसून है अच्छा तब तो खेती है, बिल्कुल। अगर मानसून नहीं है, और उस पर भी कहते हैं कि जब घर तक जब तक नहीं आती जी तब तक उसका किसान को भरोसा नहीं रहता जी। तो क्यों ना उसको कुछ इस तरह की जो खेती करने की विधियां हैं वो बता दी जाएं, या कोई ऐसी चौपाल लगाई जाए किसानों के लिए। इसी के लिए मैंने जो अपने घोषणा पत्र में जो एक चीज़ लिखी है कि हर महीने एक मेल मिलाप के थ्रू जितने भी जो गांव के जो पंच हैं, सम्मानीय लोग हैं, उन सबको बुला के उनकी सभी की समस्याओं को, और जहां कैंप लगना चाहिए उस कैंप की व्यवस्था को कराया जाए। बाकी एग्रीकल्चर के लिए आजकल सरकार इतनी योजनाएं दे रही है, योजना इतनी है कि ऑफिसर्स लोग जो हैं वो आके समझा रहे हैं लोगों को। लेकिन मैं इसी चीज़ को देख के मैं राजनीति में आने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही था कि मेरे गांव को इतनी सारी योजना होने के बावजूद उनको मुहैया नहीं कराया जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो उस गांव के छोटे छोटे किसानों को मैंने बहुत रोते देखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको पहली बात तो ये है कि मैं जब नजदीकी जो हमारे राज्य हैं उन जगहों पे देखता हूं तो ऐसी व्यवस्था है कि हमारी जो सॉइल है ना, मिट्टी, सॉइल का चेकअप होता है, बिल्कुल, उसके बाद पता चलता है कि आपको इसमें क्या बोना चाहिए जी। लेकिन हमारे गांव के किसान ऐसा नहीं करते, नहीं करते, जानकारी नहीं करते। तो यही प्रधान को क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए कि एक तो स्टार्टिंग में जब हमारी फसल की जब स्टार्टिंग होती है तो उस टाइम पे एक कैंप लगवाना चाहिए, और कैंप में जो अधिकारी जो आते हैं किसान विभाग से, तो उनको सभी के जो योजना है उनकी जो फसल के बारे में जानकारी देनी है, कौन सी फसल आप बोओगे तो किस टाइम पे होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से यदि वो जानकारी दे के जाएंगे। हालांकि एक दो प्रोग्राम हुए हैं अपने गांव में कुछ टाइम पहले, लेकिन क्या है कि लोग भी रेयर होते हैं और लोग भी इतना वहां पर क्या पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि आए थोड़ी देर बैठेंगे। मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि यदि ऐसी कहीं योजनाएं आ रही हैं गाँव में तो सब लोग जितने भी अपने किसान भाई हैं वहाँ उनको पहुंचना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा यदि आप थोड़ा सा समय वहाँ दोगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका समय जाएगा, उस समय को आप दोगे, समय के बदले आप बहुत कुछ सीख के भी आओगे। समय बहुत कम है, मेरे पास सिर्फ 2 सवाल जी जी बताइए सर, बताइए। एक तो ये हमारे गांव के जो जितने भी व्यक्ति हैं जिनका सरेंदी चौराहे पर बैंक में अकाउंट है जी, मैंने अक्सर उनको परेशान होते देखा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है वहाँ पे बहुत, मैं ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, हालांकि बंद कर दो। माफ कीजिए, जो कनेक्टिविटी है वो चली गई थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, मैं फिर से जुड़ूंगा। और हम बात कर रहे थे कि हमारे गांव में जो समस्या है पीने के पानी की, और कई जगहों पे जो खरंजे वगैरह हैं उनकी दिक्कत है जी। तो सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी मुझे नजर आती है कि हमारे गांव में एक टंकी है बहुत बड़ी, और शायद उस टंकी पे से पानी जो है वो जब हम गाँव के लास्ट छोर तक पहुंचते हैं, आई थिंक वहां तक पानी नहीं पहुंचता। गाँव के लास्ट छोर को तो आप छोड़िए, गाँव की शुरुआत तक उसका सिर्फ पानी जाता है। क्योंकि मैं जिस मोहल्ले से जो जहाँ से निकल के आया हूँ वहाँ पे मैंने देखा है पानी की समस्या को सॉरी, मैंने क्या है कि वहाँ पे जहाँ जो अचलम बाबा मोहल्ला है वहाँ से कई लोग जो पानी लेने के लिए जाते हैं करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पानी भर के अभी भी ला रहे हैं। और काफ़ी जितने भी मोहल्ले हैं, 2-3 मोहल्ले जो बाहर के जो मोहल्ले हैं उनको छोड़ के हर जगह पानी की समस्या है। अब तो आजकल इतनी सारी अच्छी योजनाएं हैं, हर घर में पानी के नल होनी चाहिए। यदि पानी की टंकी एक है और उससे इतने बड़े गांव में यदि पानी को आप सॉल्यूशन करवाओगे तो नहीं पॉसिबल है। उसके लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था ना हो तो कम से कम 2 से 3 टंकियों का निर्माण इतना कराया जाए कि और उसमें मीठे पानी की व्यवस्था की जाए जिससे कि हर घर में पानी पहुंच सके। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। और आज क्या है कि
कमिटमेंट आपने बहुत सारे किए हैं बिल्कुल। और कैमरे ने आपको रिकॉर्ड जी जी किया जी, है। मैं अपनी बातों पे अभी भी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बिल्कुल अड़िग हूँ। ग्राउंड पे आनी चाहिए जो बातें आपने कही बिल्कुल हैं। आएंगी, और ये लाइव है, सबके पास रिकॉर्ड है। यदि कोई बात है, यदि आपको लगता है कि मैं गलत जा रहा हूं तो कभी भी इस बात को मेरे खिलाफ ला सकते हैं, और मैं इस सबसे समय ये आप चीज सरेंदी के और इस पूरी पंचायत के जी। वोटर से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि सरपंच जो एक अपना जो विकास का जो है एक फर्स्ट सीढ़ी है। यदि सरपंच चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, प्रधान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको स्टार्टिंग सभी वोटरों से मेरी अपील है कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी बातों को सुने और उसके अलावा शिक्षित हो, बाकी योग्य हो, हर तरीके से। यदि आपके किसी के द्वार पर जाते हो तो आपको अच्छे से समझाए, आपकी जो समस्या है उसका निदान करे। ऐसा प्रत्याशी ना हो जो आपकी न सुने, अपने मन की करे। उस चीज से कृपया ध्यान रखें, और सभी वोटरों से अपील है कि वोट जरूर दें। जितना आप वोट दोगे, कहना चाहूंगा, चुनो वही जो हो सही। और मेरा गांव मेरी पहचान सरेंदी पर मैं आर के शर्मा विदा लेता हूं। एक बार फिर अगर मेरे पास कोई कॉल आता है किसी कैंडिडेट का तो मैं उसको सामने लेके रखे आऊंगा आपको, इस तरह से जिस तरह से मैंने इंजीनियर पवन परमार को आपके सामने रखा है कुछ सवालों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।